ऑनलाइन देखते रहिएगा। आइए दोस्तों, हम लोग 5वां चैप्टर को स्टार्ट किए थे पिछले क्लास में, फिर से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए। हल्का सा आवाज बढ़ा दीजिए। वैसे बिल्कुल शांत रहेगा, आसपास कोई बात मत कीजिए, बात एकदम शांति से। हमारा क्लास में शांत रहकर मस्ती से सुनिए और एंजॉय करते पढ़ते पढ़िए दोस्तों। बाकी हर क्षेत्र के अंत में रणभूमि ऐसा तैयार की है दोस्तों कि उस रणभूमि में अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो फिर कोई भी एग्जाम में आपके पास टॉप करने के अलावा कोई विकल्प बचेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन उस रणभूमि में जाकर बहुत हार जाते हैं क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज्यादा है। तो ज्यादा इसलिए कि हर तरफ से प्रश्नों को समेट लिए हैं। अब ध्यान दीजिए कि पहला से लेकर चौथा चैप्टर खत्म हो गया है। अब पहला से लेकर चौथा तक के प्रश्नों पर आपका 100% कमांड होनी चाहिए। अगर नहीं है तो निश्चित तौर पर आप पीछे हैं, और पीछे होने का कोई मतलब नहीं होता जनरल कंपटीशन में, क्योंकि यहाँ टॉप करता है सब। आपको एकदम शीर्ष पर रहना पड़ेगा। तो आइए 5वां नंबर चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और 5वां नंबर चैप्टर में जंतुओं को रखा गया है, ठीक है। जंतु को, एनिमल को, जिसको इंग्लिश में एनिमल कहते हैं। तो कुल 5 किंगडम है। रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर साहब ने 5 किंगडम का निर्माण किए हैं, और 5 किंगडम में 2 किंगडम में सूक्ष्म जीव है, तीसरा किंगडम फंगी का है, चौथा किंगडम पेड़ पौधों का है, और अंतिम किंगडम वो जंतुओं का है। यानी कि ये जो एनिमल किंगडम है, इसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले अब तक खोजे गए सभी जंतुओं को रखा गया है। और जंतुओं की अपनी कुछ विशेषता होती है, जिसके कारण वे पौधे से भिन्न है, जिसके कारण कवक से भिन्न है, जिसके कारण वो सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। तो जंतु की अपनी क्या विशेषता होती है, या फिर एनिमल किंगडम में जो जंतु को रखे गए हैं उनमें कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, तो उन विशेषताओं को समझ लेते हैं पहले। तो आइए दोस्तों, उन विशेषताओं को आप समझने की कोशिश कीजिए जो विशेषताएं जंतु में पाए जाते हैं, जो एनिमल में पाए जाते हैं। इन विशेषताओं के आधार पर आप एनिमल को परिभाषित भी कर सकते। पौधे का एक ही महत्वपूर्ण विशेषता था जिसके आधार पर हम पौधे को क्लासिफाई कर दिए थे कि जिसके कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होगा उसमें क्लोरोफिल होगा, वो पौधा होगा। हालांकि पौधा जो होगा वो बहुकोशिकीय होगा। कुछ एक कोशिकीय जीवों की कोशिका में भी क्लोरोफिल होते हैं, तो उन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं, उन्हें पौधा नहीं कहते। तो पौधे की एक ही महत्वपूर्ण विशेषता थी कि कोशिका में क्लोरोफिल होनी चाहिए, प्रकाश संश्लेषण करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, जंतु जो है वह पौधे की तुलना में ज्यादा डेवलप्ड है, ज्यादा विकसित है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि एनिमल किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म को रखे गए हैं, जिन्हें हम जंतु कहते हैं, जिन्हें हम एनिमल कहते हैं, उनमें कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। जो सबसे पहली विशेषता है दोस्तों, कि जितने भी एनिमल्स हैं सारे के सारे मल्टी सेलुलर है। सारे के सारे क्या है? मल्टी सेलुलर है, यानी कि बहुकोशिकीय है। और सभी में यूकैरियोटिक कोशिका पाए जाते हैं। सभी में क्या पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि 5 किंगडम में 4 में यूकैरियोटिक ही पाए जाते हैं। केवल एक में प्रोकैरियोटिक पाया जाता है, केवल एक में। तो ये नहीं भी बताएंगे तो आप अंदाज लगा लीजिएगा कि एनिमल में यूकैरियोटिक सेल पाए जाते। तो सारे के सारे जंतु बहुकोशिकीय होते हैं, एक भी जंतु एक कोशिकीय नहीं होते हैं। जो एक कोशिकीय हैं उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जो एक कोशिकीय हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। जंतु, जब ही शब्द आप जंतु शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, आप एनिमल शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, तो उसका मतलब हो जाता है कि आप उन जीवों के बारे में बता रहे हैं जो क्या है?
बहुत कुछ। आप बैक्टीरिया को एनिमल कह दीजिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया एनिमल नहीं है। बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वे एक कोष की है। तो जितने के जितने जंतु होते हैं दोस्तों, सारे के सारे क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। और किन कोशिकाओं से बने होते हैं? क्या कोई जंतु एक कोष के भी है? नहीं। एनिमल किंगडम में कोई भी एक कोष के जीव, एनिमल किंगडम में कोई भी एक कोष के जीव नहीं है। पहली विशेषता, कोई दिक्कत नहीं पहली विशेषता में। दूसरी विशेषता पर आए कि जितने भी जंतु होते हैं सब में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। कैसा न्यूट्रिशन होता है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, यानी कि इसमें परपोषण होता है। पौधों में स्वपोषण होता था, इनमें क्या होता है? परपोषण। यानी कि जंतु अपने भोजन के लिए किसी दूसरे सजीवों पर निर्भर रहता है। जैसे हम लोग ही अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर है कि नहीं, या फिर जंतुओं के मांस पर निर्भर है कि नहीं है। तो हम लोग भी एनिमल किंगडम के ही जीव है दोस्तों। और हम लोगों में कैसा पोषण होता है? परपोषण होता है। क्या जंतु कोई स्वपोषण भी होता है किसी में? नहीं। सारे के सारे जंतु में क्या होता है? परपोषण होता है। सारे के सारे जंतु में क्या होता है? किसी भी जंतु में स्वपोषण। अगर आपसे यह प्रश्न पूछते कि आखिर जंतु में स्वपोषण क्यों नहीं होता, तो इसका सबसे आसान सा उत्तर है कि इनके कोशिकाओं में क्लोरोफिल नहीं पाए जाते। तो जंतु के कोशिका में क्लोरोफिल का अभाव होता है, जिसके कारण वे प्रकाश संश्लेषण कर ही नहीं सकते हैं। और जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं वे स्वपोषण नहीं, स्वपोषी नहीं होगा, अर्थात उसको किसी अन्य सजीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहना पड़ेगा। और वही पोषण क्या कहलाता है? पशुपोषण कहलाता है। क्लियर हो गया दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता कि जंतुओं की जो शरीर होते हैं दोस्तों, उनके शरीर यानी कि शरीर का जो लेयर होता है, उनके शरीर या तो 2 स्तर के बने हो सकते हैं या 3 स्तर के बने होते हैं। यानी कोई भी जंतु ऐसा नहीं है जिसका शरीर 4 लेयर का हो या जिसका शरीर 1 ही लेयर का हो। जंतुओं का शरीर या तो 2 स्तर का, या तो जो जंतु कम डेवलप्ड होगा वे, जो डेवलप्ड होगा, जैसे हम लोगों का शरीर 3 स्तर का बना हुआ है। हम लोगों का शरीर 3 स्तर का बना हुआ है। सबसे ऊपर में क्या है? त्वचा है। मानव के शरीर का हम बात करके, उसके नीचे क्या है? मांसपेशी है। उसके नीचे क्या है? उसके नीचे जानते हैं दोस्तों, मुंह, ठीक है, मुंह हो गया, उसके बाद अमाशय हो गया, उसके बाद छोटी आंत हो गया। ये सभी पाचन तंत्र वाली नली के आकार में जुड़े रहते हैं सबसे भीतर में। तो तीसरा परत इसकी हो जाती है। तो हम लोग एक विकसित जीव है, हम लोग विकसित ही दोस्तों। एनिमल किंगडम का सबसे विकसित एनिमल मानव ही है। तो मानव सबसे विकसित जीव है, उनका शरीर 3 स्तर का बना होता है। लेकिन कुछ कुछ जंतु आपको हम बताएंगे, जब पढ़ने लगेंगे एक एक करके जंतुओं के बारे में, तो आपको देखना पड़ेगा कि कुछ जंतु 2 स्तर का बना हुआ है। और सजीवों के शरीर के, जंतुओं के शरीर के सबसे ऊपरी परत को एक्टोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टोडर्म कहते हैं। ठीक है, सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? जब सबसे भीतरी परत को इंडोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बीच वाले परत को मेजो। अब जिसमें दोस्तों 2 परत है, तो 2 परत है तो एक्टोडर्म होगा, और दूसरा क्या होगा? इंडोडर्म होगा। दूसरा क्या होगा? अगर 3 स्तर है तो एक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म। जंतु के शरीर के बाहरी परत को क्या कहते हैं? भीतरी परत को क्या कहते हैं? इंडोडर्म कहते हैं। मध्य परत को क्या कहते हैं? तो जंतुओं का शरीर या तो 3 स्तर का बना हो सकता है या फिर, क्या ऐसे कोई भी जंतु है जिसका शरीर 1 स्तर का बना हो? नहीं, सबका कम से कम 2, और ना तो 4 स्तर वाला है कोई। 4 स्तर वाला भी कोई नहीं है। या तो 2 स्तर का, या जिनमें 2 स्तर है उसमें कौन कौन परत होगा? एक्टो और जिसमें 3 स्तर है
तो जितने भी जंतु होते हैं सारे के सारे बहुकोषकीय होते हैं, कोई भी एक कोशिकीय। जंतुओं में परपोषण होता है, स्वपोषण नहीं होता है। जंतुओं का शरीर या तो 2 स्तर का या तो 2 स्तर का या अब पौधा का शरीर 4-5 स्तर का था। ये हम दूसरे नंबर चैप्टर में बता दिए थे, ठीक है। याद है कि भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, फिर से याद कर लेना है। चौथा नंबर, चौथी विशेषता पर आइए। चौथी विशेषता क्या है? चौथी विशेषता है हम शरीर के आकार को देखेंगे कि जंतुओं का शरीर का आकार कैसा होता है। जंतुओं का शरीर आकार कैसा होता है। बैठने दीजिए हो, ठीक है। लेट कैसे हो गया? गोलगप्पा खा रहे थे कि? हल्ला मत करिए, ये सामान्य सी बात है, तो इसमें हल्ला करने की क्या बात है? हाँ ठीक है। 4 नंबर दोस्तों, हम सजीवों के शरीर के ढांचा पर विचार करेंगे। अब जानते हैं कि इस पृथ्वी पर बहुत अलग अलग प्रकार के जंतु हैं। सभी जंतुओं का शारीरिक ढांचा एक जैसे नहीं होते हैं। जीव वैज्ञानिकों ने जंतुओं के शारीरिक ढांचा को 3 वर्गों में वर्गीकृत किए हैं, अर्थात क्लासिफाई किए। जंतुओं के शारीरिक ढांचा को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। अभी इसको समझने का प्रयास करिए कि शरीर के ढांचे की क्या विशेषता है। सबसे पहला ढांचा है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व सममित। अब यह समझने का प्रयास कीजिए कि द्विपार्श्व सममित शरीर कैसा होता है। ठीक है, द्विपार्श्व सममित शरीर में आप शरीर को 2 स्पष्ट भागों में, शरीर को एक काट के द्वारा 2 स्पष्ट भागों में विभाजित कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट। और द्विपार्श्व शरीर की सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों, जो अंग, ठीक है, जो अंग लेफ्ट साइड में रहता है, सेम टू सेम अंग कब? राइट साइड में। यानी कि जीवों का शरीर ऐसा है कि जैसा जैसा अंग बाएं तरफ है वैसा वैसा अंग दाएं तरफ भी हो, तो ऐसे शरीर को क्या कहते हैं? खुद हम लोगों का शरीर द्विपार्श्व सममित ही है। मानव के शरीर को आप देख लीजिए, एक फेफड़ा दाएं, एक फेफड़ा, एक आंख बाएं, एक आंख, एक नाक बाएं, एक नाक। तो इस तरह से दोस्तों हमारा शरीर कैसा है? द्विपार्श्व शरीर। जो अंग बाएं तरफ है वही वही अंग दाएं तरफ है, जो अंग बाएं तरफ है वही वही अंग दाएं तरफ है। अब कहिएगा ऐसा तो सब में होता है, सब में नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। ये नहीं, हाँ क्या? हाँ लीवर एक ही, कुछ अंग एक ही है, ठीक है, लीवर एक ही है। नहीं, हाँ बाहर वाला, सॉरी, हम बाहर एक संरचना भीतर का ले लिए थे, तो वैसे फेफड़ों को परफेक्ट बैठता है। लेकिन द्विपार्श्व शरीर किसको कहेंगे समझेंगे ना? जब शरीर ऐसा हो जिसमें दाएं दाएं जैसे अंग वैसे वैसे क्या, तो ऐसे शरीर को क्या कहेंगे? गाय भैंस का शरीर कैसा है? मानव का शरीर कैसा है? बंदर का भी शरीर कैसा है? द्विपार्श्व सममित। 2 हाथ, एक हाथ बाएं, एक हाथ दाएं, एक टंग बाएं, एक टंग दाएं, तो बाएं और दाएं समान है। और दूसरी विशेषता आप ये समझिए द्विपार्श्व शरीर का, कि द्विपार्श्व शरीर को सिर्फ आप एक बार ही 2 समान भागों में बांट सकते हैं, एक से अधिक बार 2 समान भागों में नहीं बांट सकते हैं। तो हम द्विपार्श्व सममित शरीर को 2 तरह से परिभाषित कर सकते हैं।
एक ये परिभाषा आप दे सकते हैं कि एक ऐसा शरीर जिसमें बाएं तरफ जैसी जैसी संरचना है ठीक वैसी वैसी संरचना दाएं तरफ है, तो ऐसे ही शरीर को क्या कहते हैं? द्विपार्श्व शरीर। आप घोंगा को देखे हैं? घोंगा को उसके ऊपर कवच चढ़ा रहता है। क्या उनका शरीर को आप इस तरह बाएं दाएं में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर पाइएगा। अब बाएं दाएं में आप कहिएगा कि हाँ हम डिवाइड कर दिए, तो समान अंग नहीं होगा बाएं दाएं, ठीक है। तो आप क्या घोंगा के शरीर को द्विपार्श्व समित कह सकते हैं? नहीं कह सकते दोस्तों, वो द्विपार्श्व समित नहीं है। तो द्विपार्श्व समित क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ समान अंग हो तो वो क्या? या जीवों का ऐसा शरीर जिसे एक ही प्रकार से दो समान भागों में बांटा जा सके, एक से अधिक किन्हीं अन्य तरीकों से दो समान भागों में नहीं बांटा जा सके, तो वैसे शरीर को क्या कहेंगे? द्विपार्श्व शरीर। इसका सबसे परफेक्ट उदाहरण मेढक या मानव, गाय भैंस प्रायः स्तनधारी जीव द्विपार्श्व समित ही होते हैं। अब कौन जीव द्विपार्श्व समित है, कौन नहीं है, तो जब हम आगे पढ़ने लगेंगे जीवों के बारे में तो क्लियर करते जाएंगे कि इनका शरीर कैसा है। अगर क्लियर नहीं करेंगे तो आप पूछ लीजिएगा कि इनका शरीर कैसा है, क्योंकि यह जानना जरूरी है कि आखिर जीवों के शारीरिक संरचना कैसी है। तो क्लियर हो गया ना? अब आपको कोई कह दिया कि ये जीव जो है ना द्विपार्श्व समित है, आप समझ जाएगा अच्छा बाएं दाएं सेम सेम है, ठीक है, बाएं दाएं सेम सेम है। चलिए दोस्तों, आइए दोस्तों अगला शारीरिक ढांचा पर। अगला शारीरिक ढांचा क्या है? रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री यानी क्या? आर्य सममित। अभी आप बायलेटरल को केवल एक ही तरीके से दो समान भागों में डिवाइड किए थे। बायलेटरल शरीर किसी मतलब दो तरीके से दो समान भागों में बांट नहीं सकते आप। लेकिन आर्य सममित रेडियल सिमेट्री का मतलब यह हुआ दोस्तों, जब जीवों के शरीर को, ध्यान दीजिएगा, जब जीवों के शरीर को एक से अधिक तरीकों के द्वारा दो समान भागों में बांटा जा सके, तब उस शरीर को क्या कहते हैं? आर्य सममित कहते हैं। उस शरीर को क्या कहते हैं? और इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल हम पिछले क्लास में दिए थे। आपको हम पहले एक जानवर का नाम बता रहे, सॉरी एनिमल का, ठीक है। यह है हाइड्रा। ये क्या है? और हाइड्रा समुद्री जीव है। हाइड्रा क्या है? समुद्री जीव है, ठीक है। अब इन समुद्री जीव हाइड्रा पर आप विचार करिए। हाइड्रा की ये जो ऊपर वाले भाग है ना, इसको क्या कहते हैं? टेंटेकल्स कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम हाइड्रा पर आएंगे आगे के मतलब जब बढ़ेंगे। लेकिन हाइड्रा का जो आधार भाग है, आधार भाग को आप देखिए, आधार भाग एकदम मोमबत्ती की तरह ठोस है, ठीक है। अब इसको जो है आप दोस्तों कि काट के द्वारा अगर दो समान भागों में बांटना चाहिएगा, इस तरह नहीं बांट सकते हैं। बांट सकते कि नहीं? अगर इस हाइड्रा के शरीर को दो समान भागों में बांटना है तो बीचों बीच काट के द्वारा हम बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते हैं? और दूसरा देखिए कि इसका शरीर ठोस है दोस्तों, इसका शरीर ठोस है, शरीर मोटा गया ही वाला। इस तरह भी बीचों बीच काटकर हम दो समान भागों में बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते? यानी कि हाइड्रा का शरीर ऐसा है कि जिसे आप एक से अधिक दो तरीके से दो समान भागों में बांट सकते हैं। हालांकि फिर ऐसे इसको, यानी कि आप कहिएगा कि ऐसे भी बांट सकते हैं दो समान भागों में, तो ऐसे आप दो समान भागों में नहीं बांट सकते, क्योंकि टेंटेकल्स वाला भाग आएगा इस पार्ट में नहीं। जबकि बांटने का मतलब है कि दोनों तरफ सारी शारीरिक संरचनाएं मौजूद होनी चाहिए, बाहर से दिखने वाले सारी संरचनाएं मौजूद होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों एक बात और, कि ये जो बायलेटरल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है, इसमें हम आंतरिक अंगों पर विचार नहीं करते हैं, बाहरी भाग पर विचार करते हैं। यानी कि बाहर से देखकर हम उसे द्विपार्श्व समित या आर्य समित में विभाजित करते हैं, ना कि आंतरिक अंगों को ध्यान में रखकर,
ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि बाह्य आकृतियों का अध्ययन करके जीवों के शरीर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 2 भाग तो आप समझ ही चुके हैं, द्विपार्श्व, सममित और। तो जब जीवों के शरीर को केवल एक ही तरह से 2 समान भागों में बांटा जा सके तो वे क्या कहेगा? वो आर्य नहीं कहलाएगा, द्विपार्श्व कहलाएगा। एक से अधिक तरीके से 2 समान भागों में बांटा जा सके आर्य सममित कहेंगे। क्लियर हो गया? आर्य सममित समझ गए ना दोस्तों। अब आइए दूसरा तीसरा शरीर पर। अब देखिए हाइड्रा के बाद और भी एग्जाम्पल है, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप समझते जाएगा कि कौन से जीव की आकृति कैसी है। तीसरा शरीर है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल यानी क्या? असममित। असममित शरीर। हमको लगता है इसके नाम से ही बहुत आदमी पकड़ लीजिएगा कि ये कौन सा काम कर रहा है। जब जीवों के शरीर को किसी भी तरह से 2 समान भागों में बांटा न जा सके, जब जीवों के शरीर को किसी भी तरह से 2 समान भागों में, तो वैसा ही शरीर क्या कहलाता है? असममित कहलाता है। और इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल घोंगा है। घोंगा जिसका शरीर कवच से ढका रहता है दोस्तों, उस घोंगे के शरीर को आप बायां दायां ऊपर नीचे किसी भी तरह से घुमा फिरा कर देख लीजिए, किसी भी तरह से उसको आप 2 समान भागों में बांट ही नहीं सकते हैं। घोंगा के बाह्य संरचना को अगर आप देखे हैं तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि उनके शरीर को न तो बीचों बीच न तो साइड से किसी भी तरह से 2 समान भागों में बांटा नहीं जा सकता है। तो जब जीवों के शरीर को एक तरह से बाएं दाएं में एक बार समान भागों में बांट सकते हैं तो वो बायलेटरल, एक से अधिक तरीकों से 2 समान भागों में बांट सकते हैं रेडियल, और किसी भी तरीके से समान भागों में बांट नहीं सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा? एसिमेट्रिक। कोई दिक्कत है? तो जितने भी जंतु होते हैं दोस्तों सभी के सभी बहुकोश के होते हैं, एक कोश के। जितने भी जंतु होते हैं सब में परपोषण होता है, किसी में स्वपोषण। जंतु या तो 2 स्तर के बने होते हैं या 3 स्तर के बने होते हैं। जंतुओं के शरीर को आप बाहरी भागों को देखकर उनके शारीरिक संरचनाओं को कितने भाग में बांट सकते हैं? 3 भाग में, द्विपार्श्व सममित, आर्य सममित और असममित। द्विपार्श्व का मतलब बाएं दाएं, आर्य का मतलब होता है कि एक से अधिक तरह से 2 समान भागों में, और जब किसी भी तरह से 2 समान भागों में ना बांटा जा सके, जब किसी भी तरीके से 2 समान भागों में ना बांटा जा सके। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए कैमी विशेषता था यह, चौथा विशेषता था ना जी। शारीरिक संरचना जो था वो दोस्तों चौथा विशेषता था। 5वीं विशेषता पर आइए। 5वीं विशेषता पर आइए कि जंतु में देह हुआ, देह गुहा, इंग्लिश में कहते हैं इसको सीलोम। क्या कहते हैं? कभी कभी हिंदी को इसी को सीलोम को इसी तरह लिख दिया जाता है, सीलोम। तो जंतुओं की एक और खास विशेषता है कि उसमें देह गुहा पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता है। पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता है। पाया भी जा सकता है और जो कम विकसित जीव होगा उसमें देह गुहा नहीं होगा, जो विकसित जीव होगा उसमें। अब लेकिन समझने वाली बात है कि यह देह गुहा है क्या? देह गुहा है क्या? तो शरीर के आंतरिक परत, शरीर के आंतरिक परत, शरीर के आंतरिक परत और आहार नाल के बीच, ठीक है, ये हो गया दोस्तों आहार नाल। आहार नाल समझ रहे ना आप, जिससे मुंह अमाशय छोटी आंत बड़ी आंत जुड़ा हुआ है। तो शरीर के आंतरिक संरचना और सबसे भीतर में क्या रहता है? शरीर का आहार नाल रहता है। उनके बीच कुछ ना कुछ जगह क्या होते हैं?
खाली होते हैं, और उसी खाली जगह को क्या कहते हैं? देगुआ। जैसे हम लोगों का शरीर है, हम लोगों के शरीर के सबसे भीतर में क्या है? मांसपेशी है। क्या है? मांसपेशी है। अब मांसपेशी के नीचे में क्या है दोस्तों? आहार नाल है। मांसपेशी के बीच में क्या है? आहार नाल है। अब फिर इधर से भी दोस्तों मांसपेशी है, इधर से भी क्या है? मांसपेशी है। तो आहार नाल से एकदम शरीर का भीतरी पहर आहार नाल से एकदम चिपका हुआ नहीं रहता है, उसके बीच कुछ ना कुछ जगह क्या होता है? खाली होता है। सभी में नहीं, विकसित जीवों में होता है। उसी खाली जगह को क्या कहते हैं? तो सिलोम देगुआ क्या है, समझे कि नहीं समझे? शरीर के भीतरी परत और आहार नाल, एक आहार नाल के बीच जो जगह खाली रहता है उसे क्या कहते हैं? देगुआ कहते हैं। शरीर के आंतरिक परत और आहार नाल के बीच जो कुछ जगह खाली रहता है उस खाली जगह को क्या कहते हैं? लेकिन देगुआ होने के लिए शरीर में 3 परत का होना क्या है? जरूरी है। यानी कि देगुआ उसी में होगा जिसका शरीर कितने स्तर का बना हो। आपको बताए थे कि जीवों का शरीर या तो 2 स्तर का हो सकते हैं, या तो जिनका शरीर 2 स्तर का है उसमें देगुआ नहीं होगा। देगुआ होने के लिए शरीर को 3 स्तर का होना, तभी आंतरिक परत और आहार नाल के बीच अंतर स्पष्ट हो पाएगा, तभी उसके बीच कुछ जगह खाली रह पाएगा, तभी उसमें क्या होगा? तो देगुआ क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो जीवों की विशेषता होती है कि उनमें देगुआ रहता है और उसमें देगुआ नहीं भी रहता है। अब देगुआ क्या काम करता है दोस्तों? तो सबसे पहले बात कि देगुआ जो है, सिलोम जो है, वो विकसित होने की निशानी है। जिसमें होगा वो जीव डेवलप्ड जीव कहलाएगा, विकसित जीव कहलाएगा। ये एक बात है। तो देगुआ किसमें होता है किसमें नहीं होता है, वो तो हम जब जीवों के बारे में एक एक करके पढ़ना प्रारंभ करेंगे तभी क्लियर हो पाएगा कि किसमें देगुआ है और किसमें देगुआ। लेकिन देगुआ क्या है, यह बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? आइए जंतु के अंतिम विशेषताओं पर हम बात करते हैं। वैसे तो बहुत विशेषताएं हैं दोस्तों, लेकिन इन 6 विशेषताओं को याद रखना अति आवश्यक है। जीवों में दोस्तों एक खास पहचान है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। वैसे यह क्या है, इसको पढ़ने के लिए एक विशेष चैप्टर ही बना हुआ जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा समझ ले कि सभी सजीवों में, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये परिसंचरण तंत्र मतलब वो तंत्र जिसमें ब्लड का फ्लो होता है, जिसमें क्या होता है। अब यह परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है, ओपन यानी कि खुला, और दूसरा क्या, क्लोज्ड यानी क्या, बंद। यानी कि परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के। अब परिसंचरण तंत्र आप जानते हैं जंतु में ही पाए जाते हैं, पौधे में ब्लड नाम की कोई चीज नहीं पाया जाता। पौधे में सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वाला सर्कुलेटरी सिस्टम का पूर्ण अभाव है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि रक्त परिसंचरण तंत्र भिन्न भिन्न जंतुओं में कितने प्रकार के, ओपन और क्लोज्ड। अब इसको समझना है कि आखिर क्या है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्या है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ध्यान दीजिएगा कि अधिकांश जीवों के शरीर में रक्त जो है दोस्तों, वे रक्त नलियों के माध्यम से बहता है। अधिकांश जीवों में शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ब्लड जो सर्कुलेट होता है वो किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? रक्त नली के द्वारा। हम लोगों के शरीर में देखिए रक्त नलियां स्पष्ट आपको दिखाई पड़ेंगे कि नहीं? यानी कि हम लोगों का भी रक्त जो बहता है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में, वे रक्त नलियों से होकर बहते। तो ऐसे जीव
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे जीव जिनके शरीर में रक्त उनके शरीर में स्थित रक्त नलियों के माध्यम से बहता है, वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कहा जाता है? क्लोज्ड कहा जाता है। वैसे जीव जिनके शरीर में रक्त यानी कि ब्लड उनके शरीर में स्थित रक्त नलियों के माध्यम से बहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे मानव का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? क्लोज्ड है, क्योंकि मानव का रक्त उनके रक्त नलियों के माध्यम से बहता है। लेकिन दोस्तों कुछ जीव ऐसे भी है, कुछ ही है, अधिकांश नहीं है, कुछ ही है। कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें रक्त बहने के लिए कोई रक्त नलियों नहीं पाई जाती है, और रक्त नलियों के अभाव में रक्त किससे होकर बहता है? देगुआ क्या है? अभी तुरंत हम बताए हैं। देगुआ क्या है दोस्तों? सीलोम क्या है? आप समझ गए ना? तो देगुआ ऐसे जीव जिनके शरीर में रक्त बहने के लिए, ध्यान दीजिएगा, जिनके शरीर में रक्त बहने के लिए कोई रक्त नलियां मौजूद नहीं रहती है, रक्त डायरेक्ट किससे होकर बहता है? देगुआ से होकर बहता है। तो ऐसे रक्त नलियों को हम क्या कहते हैं? यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो फर्क है वे केवल किसको लेकर है? रक्त नलियों को लेकर है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो फर्क है वो किसको लेकर है? रक्त नलियों को लेकर है। रक्त नली है तो सिस्टम क्लोज्ड, और रक्त नली नहीं है तो सिस्टम। और जिसमें रक्त नली नहीं पाई जाती है, जिसके जीवों में, जिन जंतु में रक्त नलियों का अभाव है, उसका रक्त देगुआ के माध्यम से बहता है, उसका रक्त देगुआ के माध्यम से बहता है। और सबसे बड़ी एक विशेषता है कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वाला का ब्लड क्या होता है? लाल होता है। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाला का रक्त क्या होता है? रंगहीन होता है और हरा होता है, या कोई और कलर का हो सकता है, लेकिन वो लाल। आपने मच्छर को मारे हैं, मच्छर को मारिएगा, उसका ब्लड जो निकलेगा वो कैसा होगा? रंगहीन होगा। मच्छर जब किसी को काट ले तब मारिएगा तो वो मानव का खून चूस ले रहता है जो लाल होता है। लेकिन अगर मच्छर किसी को नहीं काटा है तब मारिएगा, तब उसके शरीर से निकला हुआ खून कैसा होता है? रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। क्यों कलरलेस होता है? तो मच्छर में कोई रक्त नलियां नहीं पाई जाती है। मच्छर का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ओपन है। उसी तरह कुछ कीड़े को आप अगर मारे होंगे उससे हरा हरा पदार्थ निकलता होगा। कुछ ऐसे कीड़े होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं दोस्तों, जिनके जो ब्लड होते हैं ना हरे रंग के होते हैं, लाल नहीं होते हैं। तो जिसका भी ब्लड किसी और रंग का है दोस्तों, तो निश्चित ही उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इन 6 विशेषताओं को याद रखना है। कितने विशेषताओं को? 6 विशेषताओं को। क्या क्या है ये 6 विशेषता? आइए ध्यान दीजिए। पहला बात याद रखना है, जितने जंतु होते दोस्तों सभी के सभी बहुकोषीय होते हैं, कोई भी एक कोशिकीय। जितने भी जंतु होते हैं सब में परपोषण होता है, किसी में स्वपोषण। जंतुओं का शरीर या तो 2 स्तर का, या जंतुओं के बाह्य ढांचा को देखकर उनके शरीर को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 3 भागों में, द्विपार समित, आर्य समित, असमित। जीवों के शरीर में या तो खुला परिवहन तंत्र हो सकता है या क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हो सकता है। जीवों के शरीर में या तो देगुआ हो सकता है या देगुआ नहीं हो सकता। अब दोस्तों एक बार पुनः नजर हम डालते हैं कि जब हम क्लासिफिकेशन करना चालू किए थे, क्या करना चालू किए थे? क्लासिफिकेशन। और चौथा नंबर चैप्टर में हम बताए थे कि क्लासिफिकेशन अगर नहीं करेंगे तो इतने जातियां हैं सजीवों का कि उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ ही नहीं सकते हैं। और जब आप चौथा चैप्टर पढ़े होंगे तो क्लासिफिकेशन की शुरुआत कहां से होती है? स्पीशीज से होती है। कहां से होती है? समान जातियां मिलकर क्या बनाती हैं? वंश बनाते हैं। वेरी गुड, वंश बनाते हैं। समान वंश मिलकर क्या बनाते हैं? फैमिली बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फैमिली बनाते हैं।
कुल बनाते हैं। समान कुल मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्डर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्डर यानी कि गण बनाते हैं। समान ऑर्डर मिलकर क्या बनाते हैं? क्लास बनाते हैं। यानी क्या बनाते हैं? वर्ग बनाते हैं। समान वर्ग के मिलकर क्या बनाते हैं? डिवीजन या फाइलम। डिवीजन का इस्तेमाल पौधे के लिए और फाइलम का इस्तेमाल जंतु के लिए। फाइलम का इस्तेमाल और कई समान डिवीजन मिलकर क्या बनाते हैं? किंगडम। तो इस तरह वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे बड़ी इकाई पांच। और सजीवों की इतनी जातियां हैं दोस्तों कि एक एक करके आप पढ़ ही नहीं पाइएगा। इसीलिए समान गुणों के आधार पर 5 किंगडम बनाए गए हैं। यानी सभी जातियों को 5 किंगडम में रख दिया गया है। और अभी आप एनिमल किंगडम पढ़ने वाले हैं। कौन किंगडम? और एनिमल किंगडम के अब हम क्या पढ़ेंगे? फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। और हमारा रेंज फाइलम तक ही रहेगा, क्योंकि सिलेबस ही दोस्तों इतना तक है। ठीक है। अगर कोई 11 12 में बायोलॉजी पढ़े होंगे तो क्लासिफिकेशन एक लंबा प्रोसेस होता था। 1.5-2 महीना सिर्फ क्लासिफिकेशन ही चलता है क्लास में, क्योंकि वहां किंगडम से स्टार्ट कर क्लासिफिकेशन कहां तक किया जाता है? जाति तक को समझा जाता है। लेकिन हमें उतने जरूरत नहीं है। हम एनिमल किंगडम के क्या पढ़ेंगे? फाइलम। जिस तरह प्लांट किंगडम का क्या पढ़े थे? डिवीजन। कितना डिवीजन? 5। थैलोफाइटा, बराफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। और तो हम जिस तरह से प्लांट किंगडम के 4 डिवीजन के बारे में पढ़े थे, उसी तरह हम एनिमल किंगडम के फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? एनिमल किंगडम के। कोई दिक्कत? आइए दोस्तों, एक एक करके फाइलम की शुरुआत ही कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ वर्ग भी महत्वपूर्ण है, तो कुछ वर्गों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन आइए अब देखते हैं कि एनिमल किंगडम में कौन कौन से फाइलम है और उनकी कौन कौन सी विशेषता है। और पहला फाइलम है दोस्तों पोरीफेरा। पोरीफेरा आइए पोरीफेरा के बारे में समझने के लिए तैयार हैं? एक तो क्लासिफिकेशन की ये बड़ी विशेषता होती है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे जीव क्या करते जाएगा? विकास। और सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो एक बार श्योर हो जाइए कि जंतु जगत का सबसे कम विकसित जीव कौन है। इसलिए शुरुआत यहीं से हो रहा है। पोरीफेरा सबसे कम विकसित जंतु है एनिमल किंगडम का, सबसे कम विकसित। और पोरीफेरा समुदाय के जीव जो होते हैं वे कहां रहते हैं? समुद्री होते। यानी कि ये जीव आपको स्थल पर नहीं मिलेगा, ये जीव नदी तालाबों में नहीं मिलेगा। ये पोरीफेरा के 99% जीव कहां रहते हैं? समुद्र में रहते हैं। अर्थात पोरीफेरा साबित करता है कि ईश्वर ने जब जंतुओं का विकास करना चालू किया तो शुरुआत कहां से की? समुद्री से की। तो पोरीफेरा के जीव कहां पर रहते हैं? स्थल पर रहते हैं? नहीं रहते हैं दोस्तों। ठीक है, यह स्थल पर नहीं रहते हैं, न ही फ्रेश वाटर में रहते हैं, ये लवण जल में रहते हैं, समुद्री जल में रहते हैं। और पोरीफेरा को समान अर्थों में क्या कहा जाता है? स्पंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पंज कहा जाता है। यानी पोरीफेरा के जीवों को साधारण नामों में क्या जाना जाता है? स्पंज। ठीक है, स्पंज कहा जाता है। इस फाइलम के जीव का जो प्रचलित नाम है क्या है?
स्पंज है। पोरीफेरा समुदाय के जीवों का प्रचलित नाम क्या है? स्पंज है। पोरीफेरा के जीव कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं? अब आइए, समुद्र में रहते थे, ये कैसे रहते हैं दोस्तों? ठीक है, तो ये चलते फिरते नहीं है ये जीव। ठीक है, जंतुओं के एक विशेषता, तो एक जंतु चलायमान होते हैं, उनमें गतियां पाई जाती है, लेकिन पोरीफेरा के जीव में चलते फिरते नहीं है दोस्तों। ये समुद्र में किसी ठोस आधार से, समुद्र में किसी ठोस आधार से, जैसे समुद्र में बर्फ के चट्टान है, पत्थर है, या कोई भी और ठोस चीज जो समुद्र में है, उस ठोस आधार से ये चिपके रहते हैं। क्या रहते हैं? चिपके रहते हैं। ये क्या रहते हैं? चिपके रहते हैं। तो पोरीफेरा के जो जीव होते हैं दोस्तों, ये तो सबसे कम विकसित जंतु है, इसमें कोई गति नहीं होती है। ये समुद्र में किसी ठोस आधार से क्या होते हैं? चिपके होते हैं। ये समुद्र में किसी ठोस आधार से क्या होते हैं? चिपके रहते हैं। अब इनका शरीर जो है दोस्तों, इनका शरीर जो होता है 2 स्तर का होता है। कितनी स्तर का होता है? 2 स्तर का होता है। आपको बताए थे कि 2 या 3 स्तर। तो पोरीफेरा बहुत कम विकसित जीव है, तो पोरीफेरा का शरीर कितने लेयर का? 2 लेयर का। पोरीफेरा का शरीर कितने लेयर का? 2 लेयर का। और इनका शरीर जो होता है बायलेटरल होता है। ठीक है, क्या होता है? बायलेटरल होता है। और कोई कोई जीव जो है आपको एसिमेट्रिकल होता है। कोई कोई जीव जो है दोस्तों एसिमेट्रिकल भी होता है। कोई कोई जीव क्या होता है? एसिमेट्रिकल होता है। कोई कोई जीव क्या होता है आपको दोस्तों? एसिमेट्रिकल। और दोनों बात आप समझ रहे हैं कि बायलेटरल का मतलब क्या हुआ, एसिमेट्रिकल का मतलब क्या, इसमें कोई अब कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। तो ये जो पोरीफेरा के जीव है, जिसका साधारण या प्रचलित नाम क्या है? इनका शरीर कितने लेयर का? 2 लेयर का। इनका शरीर कैसा? या एसिमेट्रिकल, बायलेटरल या। अब आइए दोस्तों कि ये ठोस आधार से चिपके रहते हैं, तो इसको खाना पानी कहां से आ जाता है? जिंदा कैसे रहते हैं? क्योंकि जिंदा रहने के लिए पोषण तो जरूरी है दोस्तों। तो अब आइए दोस्तों इसके शारीरिक विशेषता पर आइए दोस्तों कि इनके शारीरिक विशेषता क्या है। तो दोस्तों मान लीजिए कि यह समुद्र है, यह बोर्ड ही समुद्र है, और यह है ठोस आधार। और दोस्तों एक हम पोरीफेरा के जीव को हम बना रहे हैं। ठीक है, ये पोरीफेरा के जीव को हम बना रहे हैं दोस्तों, आप समझने का प्रयास कीजिए। इनके जो शरीर होते हैं दोस्तों, पोरीफेरा के शरीर, पूरे शरीर में एकदम छोटे छोटे छिद्र होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं दोस्तों? पूरा शरीर छिद्रित होता है, पूरा शरीर में छिद्र भरा पड़ा रहता है। ये पोरीफेरा का खास लक्षण है, जो एनिमल किंगडम में कहीं पर आपको दिखाई नहीं देगा। तो पोरीफेरा का दोस्तों समान सा लक्षण है कि इसके पूरे शरीर में क्या होता है। ये एक पोरीफेरा का जीव है जिसका नाम है दोस्तों, ये जो फोटो देख रहे हैं जिस जीव का, इसका नाम है साइकन। इसका नाम क्या है? साइकन है। ये दोस्तों समुद्र में ये ठोस आधार है, उस तरह चिपका हुआ है। और इसका शारीरिक विशेषता समझे कि ना, कि पूरा शरीर में छेद है, पूरा शरीर छिद्रित। एकमात्र इस तरह की विशेषता वाला पोरीफेरा है। यानी आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि एनिमल किंगडम के किस जीव के शरीर पूरी तरह से छिद्रित होते हैं, तो उसका आंसर पोरीफेरा होगा। उसका आंसर, ये पोरीफेरा के एक जाति लिए हैं दोस्तों, साइकन को। अब दोस्तों कि इस पोरीफेरा के शरीर में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वे ढेर सारे होते हैं, वे ढेर सारे होते हैं। और इस छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? ओस्टिया कहते हैं। और पूरे शरीर में एकमात्र बड़ा छिद्र होता है, एकमात्र बड़ा छिद्र होता है, ऊपर में देख रहे हैं ना। इस बड़े छिद्र को क्या कहते हैं? ओस्कुलम कहते हैं। ढेर सारे छोटे छोटे छिद्र को ओस्टिया, शरीर के अग्रभाग में एकमात्र छिद्र को ओस्कुलम, शरीर के ऊपर एकमात्र छिद्र को क्या कहते हैं? तो ऐसा कौन सा जीव है जिसके शरीर में ओस्टिया ओस्कुलम पाए जाते हैं? पोरीफेरा। ओस्टिया ओस्कुलम किसमें?
अब पोरी फेरा के अतिरिक्त अन्य आगे जितने भी फाइलम पढ़ेंगे दोस्तों, जितने भी फाइलम पढ़ेंगे, किसी में इस तरह का ओस्टिया ओस्कुलम नहीं। अब आइए ये खाना पीना कैसे करते हैं। ठीक है, ईश्वर किसी जीव का रचना करते हैं तो उसको जीवन जीने के लिए पूर्ण अनुकूलित शरीर देते हैं। अब दोस्तों पोरी फेरा एकदम चिपका हुआ है, समुद्र का लहर आएगा ओस्टिया से जाएगा ओस्कुलम से, इसके शरीर में लगातार समुद्री जल ओस्टिया से प्रवेश करते हैं और ओस्कुलम से। समुद्री जल किससे प्रवेश करते हैं, निकलते कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा कि ओस्टिया से निकलेगा नहीं, ओस्कुलम से प्रवेश नहीं करेगा। समुद्री जल कहां से प्रवेश करता है और कहां से निकलता है? समुद्री जल कहां से प्रवेश करता है, कहां से निकलता है? और ये क्रियाएं लगातार दिन रात चलते रहता है। दिन रात इसके शरीर के भीतर में समुद्री जल जाता है, निकलता है, जाता है, निकलता है, जाता है, निकलता है। और उसी समुद्री जल के साथ इसे पोषण की भी प्राप्ति हो जाती है। उसी समुद्री जल के साथ ये जीव को पोषण की प्राप्ति हो जाती है और इसे चहल बुल करके कहीं पर जाना। तो पोरी फेरा को समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? अब दोस्तों आप हैरान रह जाइएगा, अगली विशेषता जब हम आपको बताएंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगली विशेषता जो पोरी फेरा का है, अगली विशेषता जो पोरी फेरा का है वो समझिए कि अगली विशेषता ये है कि इनका शरीर तो मल्टी सेलुलर है। क्योंकि हम पहले ही क्लियर कर लीजिए हैं कि जो जंतु होगा वो यूनिसेलुलर नहीं होगा, वे क्या होगा? मल्टी सेलुलर होगा, बहुकोशिकीय होगा। और पोरी फेरा का भी शरीर बहुकोशिकीय है। लेकिन आप जानते हैं कि कोशिका क्या बनाता है? कोशिका क्या बनाता है? कोशिका क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। क्या बनाता है? टिश्यू क्या बनाता है? ऑर्गेन बनाता है। ऑर्गेन क्या बनाता है? ऑर्गेन सिस्टम बनाता है। क्या बनाता है? ऑर्गेन सिस्टम बनाता है। और कई ऑर्गेन सिस्टम मिलकर क्या बनता है? यानी कि जब हम बहुकोशिकीय जीवों पर विचार करते हैं दोस्तों, जब हम बहुकोशिकीय जीवों पर विचार करते हैं तो बहुकोशिकीय जीवों की शारीरिक संरचना कुछ इस तरह होती है जिस तरह आप बोर्ड पर देख रहे हैं। देख रहे हैं दोस्तों, एकदम लेफ्ट राइट नहीं, पूरा नजर स्ट्रेट बनाइए स्ट्रेट बोर्ड के तरफ। एक बहुकोशिकीय जीवों का शरीर किस तरह होता है आप देख रहे हैं ना दोस्तों। लेकिन पोरी फेरा के बारे में जानिएगा, आपको होश उड़ जाएगा दोस्तों। उनका शरीर मल्टी सेलुलर तो है, लेकिन उनके शरीर में कोई ऊतक। अब जब ऊतक ही नहीं है, अंग होगा? अंग नहीं होगा तो अंग तंत्र होगा, लेकिन बॉडी है। ठीक है, और बॉडी केवल किससे बना है? यानी पोरी फेरा एक ऐसा जीव है दोस्तों जिनके शरीर में केवल कोशिका है, ऊतक अंग अंग तंत्र नाम कोई चीज नहीं। यानी ध्यान दीजिए दोस्तों कि पृथ्वी पर जो जंतु सबसे पहले आए वे जीव इतने कम विकसित है कि उसमें कोई अंग ही नहीं पाए जाते। अब दोस्तों कोई अंग नहीं होगा तो ब्लड होगा। किसी जीव के शरीर में ब्लड हो उससे पहले जरूरी है कि उसके शरीर में अंग हो, खासकर हृदय नामक संरचना हो, तब शरीर में ब्लड होता है। यानी कि पोरी फेरा ऐसा जीव है जिसमें ब्लड भी नहीं है, कोई तंत्र ही नहीं दोस्तों, ना श्वसन तंत्र है, ना पाचन तंत्र है, ना उत्सर्जन तंत्र है, कुछ भी नहीं है। तब कहिएगा है क्या? कोशिका। इसके शरीर में क्या है? और याद कीजिए हम बताए थे कि कोशिका में अकेले रहने की क्षमता है। तो पोरी फेरा बहुकोशिकीय तो है, पोरी फेरा का शरीर बहुकोशिकीय तो है, लेकिन उनका बहुकोशिकीय शरीर ऊतक बनाने में सफल नहीं होते हैं। फलस्वरूप उसमें कोई भी अंग और अंग तंत्र नहीं पाया जाता है, और कोई अंग और अंग तंत्र नहीं होने के कारण पोरी फेरा समुदाय के जीवों में ब्लड की भी उपस्थिति नहीं होती है। ब्लड की भी उपस्थिति नहीं होती है।
तो ये दोस्तों एक हैरान करने वाली विशेषता है, क्योंकि बहुकोषीय शरीर होकर भी कोई उत्तक है, अंग ही नहीं है। यानी जंतु जगत में दोस्तों ऐसे ऐसे भी जीव है जिसमें कोई ब्लड नहीं है, जिसमें कोई ऑर्गेन नहीं है। क्या आप कभी कल्पना किए थे अभी तक कि ऐसे भी जंतु है जिसमें ब्लड नहीं है? कल्पना किए थे? तो बिल्कुल दोस्तों ऐसे भी जीव है जिसमें कोई अंग नहीं है। ठीक है, बुजुर्ग लोग को कह दीजिएगा कि देखिए ऐसा भी जंतु है जिसमें कोई अंग नहीं होता है, तो सीधे कहेगा शहर गया है, पगला गया है, इसको हटाओ। नहीं जी, अब जिसको जानकारी है, पढ़े लिखे हैं, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा, तो बहुत लोगों के विचार में ये भी होता है कि जंतु है ना तो उसके शरीर में अंग होगा ही होगा, उनके शरीर में ब्लड होगा ही होगा। ऐसा नहीं है, ब्लड और अंग तो विकसित जीवों में होते हैं दोस्तों। और हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगते जाएगा कि आखिर पृथ्वी पर वे कौन सा जीव पहली बार आए जिसमें अंग था, जिसमें अंग था। फिलहाल पोरीफेरा में कोई उत्तक नहीं है, कोई। तो एनिमल किंगडम का ऐसा कौन सा जीव है जिनका बहुकोषीय शरीर तो है लेकिन उसमें उत्तक नहीं है? क्या पोरीफेरा के शरीर में ब्लड होगा? ब्लड होने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए, जो है ही नहीं। सर्कुलेटरी सिस्टम तो छोड़िए, अभी खाने के लिए मुंह नहीं है तो इसमें तो दोस्तों क्या करिएगा। यानी कि इनके प्रत्येक कोशिका में अलग अलग पोषण होता है, प्रत्येक कोशिका अपना अपना पोषण करते हैं। तो पोरीफेरा के बारे में दोस्तों क्लियर हुआ सब कुछ। शारीरिक ढांचा समझ गए। अब अगली शारीरिक ढांचा समझिए कि इनके शरीर के ऊपर क्या पाए जाते हैं? बाह्य कंकाल पाए जाते हैं। इनके शरीर के ऊपर में क्या पाए जाते हैं? बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एक्सोस्केलेटल कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में बाल है, नाखून है, बाल और नाखून मानव के बाह्य कंकाल है। तो बाल और नाखून तो इस पोरीफेरा में होगा नहीं, लेकिन इसमें बाह्य कंकाल होते हैं। और वे किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। और दोस्तों इसकी विशेषता यह है कि जैसे अभी हम तुरंत साइकन के बारे में पढ़ाए थे, तो साइकन का बाह्य कंकाल होते हैं। एक और विशेषता होती है इनके शरीर के कि इनके शरीर पर कांटे निकले होते हैं। क्या निकले होते हैं? कांटे निकले होते हैं। और कांटे को कहते हैं एस्पिक्यूल्स। क्या कहते हैं? एस्पिक्यूल्स। कांटे को क्या कहते हैं? एस्पिक्यूल्स कहते हैं। और ये भी किसके बने होते हैं? तो पोरीफेरा को बाहरी जीवों से सुरक्षा देने के लिए इस पर बाह्य कंकाल चढ़े होते हैं। किसका बना? और इधर उधर इसके साथ कोई ना कर दे तो इनके शरीर पर कांटे भी बने होते हैं। और वे कांटे किसके बने होते हैं? एस्पिक्यूल्स के बने होते हैं। एस्पिक्यूल्स भी किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। तो पोरीफेरा के बारे में समझ विकसित हुआ। पोरीफेरा कहाँ रहते हैं? समुद्र में, अर्थात मीठे जल और स्थल पर इसकी उपस्थिति। पोरीफेरा के जीव का जो सबसे मुख्य शारीरिक विशेषता था उसको समझे कि नहीं समझे? कि पूरा शरीर छिद्रित होता है। पूरा शरीर क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र को ओस्टिया, बड़े छिद्र को ओस्कुलम। तो पोरीफेरा कैसे रहते हैं क्लियर हो गया। उनका शरीर कैसा होता है ये भी क्लियर हो गया। खाने पीने की क्या व्यवस्था है वो भी क्लियर हो गया। रहते कैसे हैं समुद्र में तो चिपक कर, वो भी क्लियर। अब बाकी और सब चीज तो देख ही लिए हैं दोस्तों। आइए अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि इन पोरीफेरा के जीवों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है यानी जनन, ये तो दोस्तों जरूरी है, नहीं तो कोई भी जीव रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो एक दिन पृथ्वी पर से विलुप्त हो जाएगा।
रिप्रोडक्शन जीवों के अस्तित्व बचाए रखने के लिए परम आवश्यक है दोस्तों। और दोस्तों ध्यान दीजिए कि पोरीफेरा में रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल और, इसके बारे में हम बैक्टीरिया वाले जब पढ़ा रहे थे जिक्र किए थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वे रिप्रोडक्शन है जिसमें दो बॉडी भाग लेते हैं, कौन, ठीक है, या दो गेमिट भाग लेते हैं, मेल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई मेल फीमेल की जरूरत नहीं है। इसमें अकेला जीव है दोस्तों, अपने जैसे जीव को क्या करता है, पैदा करता है। अकेला जीव ही अपने जैसे जीव को क्या करता है। और पोरीफेरा के जीवों में ज्यादातर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पोरीफेरा के जीवों में ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी अलैंगिक जनन होता है। वो भी किसके द्वारा, मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा, मुकुलन के द्वारा होता है। मुकुलन क्या है हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि पोरीफेरा के जीवों में अकेला जीवों अधिकांश जीवों में पोरीफेरा में अधिकांशतया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किसके जरिए, मुकुलन के जरिए। किसके जरिए, लेकिन कभी कभी पोरीफेरा में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि मेल फीमेल गेमिट भाग लेते हैं इसी रिप्रोडक्शन में। तो एक बार ध्यान दीजिए कि लिंग के दृष्टिकोण से, सेक्स के दृष्टिकोण से जीव दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल और दूसरा बायसेक्सुअल, ठीक है, एक लिंगी और द्विलिंगी या उभयलिंगी, ठीक है। तो शरीर जो होते हैं उसको सेक्स के आधार पर कितने तरीके से बांट सकते हैं, यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, हर मैफ्रोडाइट। बायसेक्सुअल को और क्या कहा जाता है, हर मैफ्रो। अब क्या है यूनिसेक्सुअल, क्या है बायसेक्सुअल, ऐसा जीव जिसमें मेल पार्ट, ठीक है, ऐसा जीव जिसमें मेल पार्ट अलग बॉडी में हो और फीमेल पार्ट अलग बॉडी में हो। यानी कि मेल और फीमेल पार्ट जब अलग अलग बॉडी में होता है तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल कहते हैं। जैसे मानव यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, सभी स्तनधारी जीव यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल पार्ट अलग बॉडी में होता है और फीमेल पार्ट। लेकिन जंतु जगत में कुछ ऐसे जीव है जिसमें एक ही बॉडी में आधा बॉडी मेल है और आधा बॉडी फीमेल है। यानी कि एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों पार्ट मौजूद होते हैं। जब जीवों का शरीर में एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों पार्ट मौजूद हो तो उसे क्या कहते हैं, बायसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट। तो पोरीफेरा के जीव क्या होते हैं, बायसेक्सुअल होते हैं। सभी पोरीफेरा के जीव क्या होते हैं, बायसेक्सुअल होते हैं। यानी एक ही शरीर में मेल पार्ट भी मौजूद होता है और फीमेल पार्ट भी मौजूद होता है, एक ही शरीर में मेल पार्ट भी मौजूद होता है और क्लियर हो गया, समझ गए। तो पोरीफेरा अधिकांशतः एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं मुकुलन के द्वारा, लेकिन मौका मिलते ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ करना नहीं है दोस्तों, एक ही बॉडी में दोनों चीज है, जब चाहेगा रिप्रोडक्शन चालू हो जाएगा। लेकिन हला नहीं करना, हला क्या करते हैं, अब मेल फीमेल एक ही बॉडी में है तो जब चाहेगा रिप्रोडक्शन करने लगा। अब ध्यान दीजिए, समझिए हर चीज को, ठीक है। मैट्रिक इंटर नहीं, कॉलेज करने अपने आए हैं, ध्यान रखिए, कोचिंग है। यहाँ लोग परीक्षा में नंबर कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए कोचिंग आते हैं। तो इसीलिए एकदम हमेशा माइंड को एकाग्रचित करके रखिए कि कहीं किसी चीज मिस ना हो जाए, ठीक है। अब मजा लेके पढ़ना है ना तो बहुत उम्र बीत गया आपका, ठीक है। मजा लेके मैट्रिक इंटर में पढ़ा जाता है, ठीक है, और मैट्रिक इंटर का टीचरों सबको सिखाया जाता है कि कैसे बच्चा को क्लास में आप मजा दीजिएगा, ठीक है।
नहीं दिखाया जाता है। बीएड किया है कोई? बीएड किया क्लास करिए, उसमें तो यही सिखाया पढ़ाया ज्यादा कि बच्चों के अट्रैक्ट कैसे है। उसमें ये भी कहते बच्चा को मन नहीं लगे तो डांस करिए, डांस तब पढ़ाइए। लेकिन दोस्तों कोचिंग इसलिए दिमाग खोल के रखना है। ऐसे शरीर जो बायसेक्सुअल होते हैं उसे उस शरीर की क्या विशेषता होती है बताइए? क्लियर हो गया ना? तो सारे पोरीफेरा के शरीर कैसे होते हैं? बायसेक्सुअल होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि पोरीफेरा में शायद ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अधिकांशतया दोस्तों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है जब परिस्थितियां पोरीफेरा के लिए प्रतिकूल पड़ जाए। जब परिस्थितियां पोरीफेरा के लिए प्रतिकूल पड़ जाए तब ही वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं दोस्तों। आइए एक और विशेषता पर पाए जाते हैं दोस्तों इस पोरीफेरा के शरीर में रीजेनरेशन का। रीजेनरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए रीजनरेशन पुनरुद्भवन है क्या? जब शरीर का कोई अंग टूट जाए, कट जाए और शरीर से अलग हो जाए, उसके जगह पर नया अंग पुनः विकसित हो जाए, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? छिपकली के पूंछ के बारे में आप समान रूप से ये जानते होंगे कि छिपकली का पूंछ जब कट जाता है ना, उसके जगह पर नया पूंछ आ जाता है। पूंछ का कटना, नया पूंछ का उगना क्या है? तो जब सजीवों के शरीर का कोई अंग कट फट जाए, उसके जगह पर नया आ जाए, तो यही क्या कहलाता है? और पोरीफेरा में रीजनरेशन का गुण मौजूद होता है। सभी जंतु में रीजनरेशन नहीं होता है। आप अपना हाथ काट के फेंक दीजिए, नया हाथ आएगा? तो सभी जीवों में रीजनरेशन की क्षमता ईश्वर ने उसी जीवों में प्रायः रीजनरेशन की क्षमता दी है जो बहुत कम डेवलप्ड है। तो रीजनरेशन समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं ना है। तो पोरीफेरा में रीजनरेशन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? यानी कि पोरीफेरा का कोई अंग टूट जाएगा, कोई अंग बिखर जाएगा तो अपने आप नया बन जाएगा। हाँ, बाल कटवा लेते हैं कि छांट लेते हैं? बाल कटवा ले, उसको जड़ से उखाड़िए, कैसे बाल आ जाएगा? बैठिए, आइए दोस्तों, हम अंगों की बात किए हैं। अरे दोस्तों, अंगों की बात किए हैं। रीजनरेशन में हम किसकी बात किए हैं? अंग की बात किए, बाल की बात नहीं किए। बाल को अंग है नहीं है। अंग का मतलब वो शरीर के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते हैं जिसके बदौलत शरीर जिंदा रहता है। तो दोस्तों हम बाल को अंग के श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। आइए दोस्तों, पुनरुद्भवन समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना है? पोरीफेरा समाप्त हो गया। आइए दोस्तों एक बार पोरीफेरा पर पूरा दिमाग लगाते हैं। सब कुछ पोरीफेरा समझे कि नहीं समझे? और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर बड़ी उबाऊ है। ऐसा नाम है ना कि आपको लगेगा क्या पढ़े, लेकिन टेंशन नहीं लेना। पोरीफेरा समझे ना? ऐसा एक एक फाइलम के बारे में आपको पढ़ा दे, कोई टेंशन ही नहीं होगा। नहीं तो इस चैप्टर को पढ़ने में बड़ी टेंशन होता है, खासकर उनको जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं है। लेकिन आपको एकदम सबसे पहले पोरीफेरा जीव कहाँ रहते हैं? समुद्र में रहते हैं, यानी स्थल मीठे जल में एकमात्र जीव है। इसका नाम याद रखना, स्पंजीला। क्या है? ये मीठे जल में रहने वाला पोरीफेरा है। स्पंजीला पोरीफेरा समुदाय का, पोरीफेरा फाइलम का वो जीव है दोस्तों जो समुद्री जल में न रहकर मीठे जल में रहते। तो इसको आप अपवाद मान सकते हैं कि ये मीठा जल में, नहीं तो सारे के सारे जीव क्या होते हैं? पोरीफेरा के जीवों का साधारण नाम स्पंज है। जब भी किसी जीव के आगे या पीछे देखिएगा स्पंज लग गया, समझ जाइएगा कि ये पोरीफेरा का है। आइए,
पोरीफेरा के जीव समुद्र में दौड़ते कूदते रहते हैं, समुद्र में किसी ठोस आधार से चिपक कर रहते हैं, समुद्र में किसी ठोस आधार से चिपके रहते हैं। पोरीफेरा का शरीर कितने स्तर का? 2 स्तर का होता है। इनका शरीर कैसा होता है? बायलेटरल या एसिमेट्रिकल। अब यहां पर ध्यान दीजिए, आपसे पूछेगा कोई कि क्या पोरीफेरा समुदाय के जीवों में देहगुहा पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं। आपको बताए थे कि देहगुहा पाए जाने के लिए शरीर में 3 लेयर का होना, लेकिन पोरीफेरा के शरीर में कितने? 2 लेयर होते, अर्थात पोरीफेरा में देहगुहा नहीं पाए जाते हैं। पोरीफेरा की शारीरिक विशेषता है किसमें? ओस्टिया और ओस्टिया ढेर सारे छोटे छोटे छिद्रों को कहते हैं, ओस्कुलम बड़े छिद्र। ओस्कुलम मात्र कितना? और याद रखना है कि एकमात्र पोरीफेरा ही है एनिमल किंगडम में जिनके शरीर में इस तरह की शारीरिक विशेषताएं पाई जाती है। अन्य किसी भी फाइलम के जीवों में इस तरह की कोई शारीरिक विशेषता मौजूद नहीं है। पोरीफेरा की सबसे खास बात है कि इनका शरीर बहुकोशिकीय होकर भी उत्तक बनाने में सफल, अर्थात उत्तकों के न बनने के कारण इनके शरीर में ना तो कोई अंग है न ही कोई, यानी कि जो आप जानते हैं कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, सारे तंत्रों का अभाव है। पोरीफेरा का शरीर केवल कोशिकाओं से निर्मित शरीर है और इसको जो पोषण मिलता है वे समुद्री जल से ही मिलता है। और शारीरिक विशेषता इस प्रकार की है कि पानी लगातार जाते जाता है किस होकर और लगातार निकालते रहता है। अब पोरीफेरा के शरीर में बाह्य कंकाल भी होते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। बाहरी सुरक्षा के इनके शरीर पर कांटे भी होते हैं, उसे क्या कहते हैं? एस्पिकुल्स कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एस्पिकुल्स नामक संरचना किस फाइलम के जीवों में है? रिप्रोडक्शन की बात करिएगा तो रिप्रोडक्शन अधिकांशतः अलैंगिक विधियों से होता है। किसके द्वारा? लेकिन कभी कभी प्रतिकूल परिस्थिति रहने पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए अगर इनके शरीर को देखेगा तो इनका शरीर कैसा है? यानी पोरीफेरा द्विलिंगी होते हैं या उभयलिंगी होते हैं। द्विलिंगी उभयलिंगी का मतलब कि एक ही शरीर में जब मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं तो उसे द्विलिंगी कहते हैं। उसके बाद पोरीफेरा में रीजनरेशन की क्षमता होती है, पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। और पुनरुद्भवन का मतलब हुआ कि शरीर का कोई भाग कट छट जाए तो उसके जगह पर क्या आ जाता है? कोई दिक्कत? पोरीफेरा समझ गए ना? कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, शरीर कैसा है, कैसे खाने पीने का व्यवस्था होता है, कैसे रिप्रोडक्शन करता है, सब कुछ क्लियर। अब औकात नहीं है कि परीक्षा में प्रश्न पूछे आप ना बनाए। पोरीफेरा से ज्यादा प्रश्न आएगा। कहिए दोस्तों, पोरीफेरा जो है कहाँ रहते हैं? गंगा नदी में कि कोसी नदी में? क्लियर है ना? अच्छा, एनिमल किंगडम का ऐसा कौन जीव है जो बहुकोश के होकर भी उत्तक नहीं है? तो एकमात्र है पोरी। अब आगे बढ़ जाए, एक बार नोट को रीडिंग मान दीजिए, हो सकता है कोई पॉइंट ना समझे। अब ध्यान दीजिए, पोरीफेरा के प्रमुख जीव का नाम दिया होगा। प्रमुख जीव का नाम आपको क्या रखना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। तो पोरीफेरा के जीव, 2 जीव तो हम बता दिए, एक साइकन बताए, एक स्पंजिला बताए। यूएस्पंजिया होता है, क्या होता है? यूएस्पंजिया होता है, वो भी पोरीफेरा के जीव है। तो एग्जाम्पल में जो जीव का नाम है वो सब आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जीव पोरीफेरा के हैं। और ज्यादा जीव का हम नाम नहीं दिए हैं। 9th के बुक में, एनसीईआरटी 9th के बुक में जितना एग्जाम्पल दिया हुआ है सबको हम हूबहू नोट में रख दिए हैं। ठीक है, तो उन सब जीवों को आप याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों, क्लासिफिकेशन की विशेषता है कि ज्यों ज्यों आगे बढ़ेंगे त्यों तो जीव क्या करते जाएगा?
पढ़ लिए, दिक्कत तो एकदम नहीं हुआ होगा। आइए दोस्तों दूसरा फाइलम पर आइए दूसरा फाइलम। आइए दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे जीव हमारा क्या करते जाएगा, विकास। हमने पोरीफेरा से पढ़ना स्टार्ट किया है, अंतिम में मानव पर आकर हमारी यात्रा समाप्त होगी, क्योंकि सबसे कम विकसित जीव इस पृथ्वी पर पोरीफेरा समुदाय के जीव है और सबसे ज्यादा विकसित वर्टिब्रेटा समुदाय के जीव है, और वर्टिब्रेटा में भी मानव शामिल है। क्लियर है। आइए दोस्तों, दूसरा जो फाइलम है उसका नाम है सिलेंटिरेटा। सिलेंटिरेटा क्लियर है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि सिलेंटिरेटा फाइलम का जीव वैज्ञानिकों ने अब एक दूसरा नाम भी रखा है। इस फाइलम को एक और नाम से जाना जाता है, नीडेरिया। और नीडेरिया में सी जो है साइलेंट रहता है। सी क्या रहता है? तो सबसे पहले यही समझिए कि सिलेंटिरेटा फाइलम का एक अन्य नाम भी है नीडेरिया, और वर्तमान समय में अधिकांश राइटर सिलेंटिरेटा की जगह नीडेरिया का ही यूज कर रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक्स आज भी दोनों शब्द का यूज कर रहा है, तो आप दोनों नाम याद रखिए। ठीक है। सिलेंटिरेटा फाइलम को एक अन्य नाम से जानते हैं, क्या? नीडेरिया। अब ध्यान दीजिए कि सिलेंटिरेटा या नाइडेरिया फाइलम के जो जीव हैं ये भी पोरीफेरा के तरह क्या हैं? समुद्री हैं। अभी समुद्र में हम लोग हैं, फिर धीरे धीरे समुद्र से ऊपर दलदल में आएंगे, दलदल से बाद स्थल पर आएंगे। तो दोस्तों धीरे धीरे करके जीव जो है स्थल पर पहुंचेगा। अभी भी आपका ये जीव समुद्र में ही है। तो पोरीफेरा के तरह सिलेंटिरेटा और नीडेरिया समुदाय के जीव भी क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। कुछ जैसे अस्पंजिला था पोरीफेरा में, जो मीठा जल में था, यानी फ्रेश वाटर में था। तो अपवाद स्वरूप नीडेरिया का ही कुछ जीव आपको मीठे जल में पाए जाते। ठीक है। आप कहिएगा कि स्थल पर पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं। पोरीफेरा और सिलेंटिरेटा जीव जो है ये समुद्री। और दोस्तों समुद्र में ये दोस्तों अकेले भी रहते हैं। ठीक है। यानी कि एक जीव अकेले अकेले भी रहते हैं। ठीक है। और अकेले अकेले भी रहते हैं, और दोस्तों समूह बनाकर भी रहते हैं। यानी कि एकदम अकेले अकेले भी रहता है और समूह बनाकर भी रहता है। ठीक है। पोरीफेरा का जीव क्या था? चिपका हुआ था। लेकिन ये चिपका नहीं दोस्तों, ये चलते फिरते हैं। ये क्या होते हैं? चलते फिरते हैं। यानी कि दोस्तों ये आसान भाषा में लिख दिए, यानी कि अगर इसे लिखेंगे ठीक ठाक, यानी कि इस प्रकार के जीवों में गति पाई जाती है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। कैसे जाते हैं, जाने होने के लिए क्या रहते हैं, वो भी हम देखेंगे शारीरिक विशेषताओं में। लेकिन यह चिपका हुआ नहीं है, ये अब चलने फिरने लगा है। यानी इतना तो विकास कर गया है दोस्तों कि यह एक जगह से उठकर दूसरा जगह जा रहा है। ये अकेले अकेले भी रहते हैं और समूह भी रहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, हाइड्रा और रेडियल सिमेट्री जब पढ़े थे तब जो है आप हाइड्रा के बारे में बताए थे। तो ये हाइड्रा यही सिलेंटिरेटा फाइलम के जीव है। ये हाइड्रा अकेले अकेले रहते हैं। एक हाइड्रा के पास दूसरा हाइड्रा आएगा, एकदम तेजी से वो उसको छोड़कर निकलेगा। यानी कि ये ऐसा जीव है जो अकेले रहना पसंद करते हैं। अब भूगोल में आप परवाल पढ़े हैं। परवाल एक समुद्री जीव है। परवाल क्या है? यही मर जाता है तो परवाल भित्ति का निर्माण करता है। इसको इंग्लिश में कोरल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरल रीफ कहते हैं। तो ये परवाल समुद्री जीव है, सिलेंटिरेटा फाइलम का जीव है, और परवाल समूह में रहने वाले जीव है। क्या है?
समूह में एकदम बहुत सारे ढेर सारे जीव एक साथ मिलकर एक जगह पर रहते हैं और कुछ अकेले अकेले रहते हैं। तो पोरी फेरा के जीव चलते फिरते, तो निश्चित तौर पर चलने फिरने की शारीरिक विशेषता होगी, लेकिन इसकी शारीरिक विशेषता है दोस्तों कि इनमें जो सेल्स होते हैं वे उत्तक बना लिए हैं। वे क्या कर लिए हैं? लेकिन उत्तक से आगे की बात करिएगा, आगे की बात करिएगा, यानी कि पोरीफेरा के तुलना में सिलिंट्रेटा विकसित है। वह इस नजरिए से भी विकसित है दोस्तों कि इनके सेल्स उत्तक बनाने में सफल हो गए हैं। यानी सिलिंट्रेटा के शरीर में उत्तक पाया जाता है, लेकिन अंग इसमें, और जब दोस्तों अंग नहीं तो अंग तंत्र होगा, और अंग तंत्र नहीं होगा तो ब्लड भी। अब आपको कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि जब कुछ है नहीं, हम सिर्फ सांस कैसे लेते हैं, ठीक है, भोजन कैसे करते हैं, ये सब के लिए टेंशन होता होगा। टेंशन नहीं लीजिए, सांस कैसे लेते हैं ये सांस लेने वाला चैप्टर में हम आपको बताएंगे डिटेल में। फिलहाल जो जानकारी दे रहे हैं इसको आप कंठस्थ करने की कोशिश कीजिए। तो सिलिंट्रेटा दोस्तों इतना विकसित हुआ है कि इनके कोशिकाएं उत्तक बनाने में सक्षम हो गए हैं, लेकिन ये उत्तक अंग नहीं बना पा रहे हैं। अंग नहीं होने के कारण इसमें अंग तंत्र का भी क्या है? अभाव है। और अंग तंत्र है तो क्या इसमें ब्लड होगा? नहीं। यानी पोरीफेरा समुदाय में भी ब्लड नहीं है और सिलिंट्रेटा समुदाय में ब्लड नहीं है। एक बार तो क्वेश्चन दे दिया था कि निम्नलिखित में किस जीव में रक्त नहीं होते हैं। अब जो पारा है वो तो मार देगा, क्या हाइड्रा मारेगा, परबाल मारेगा, साइकन मारेगा, क्योंकि उसको पता है कि पोरीफेरा का जो जीव होगा, सिलिंट्रेटा का जो जीव होगा उसमें ब्लड, क्योंकि जब अंग तंत्र अंग ही नहीं है तो ब्लड कहां से होगा? ब्लड होने के लिए सबसे पहले हृदय वाली संरचना शरीर में विकसित हो जाना जरूरी है, या हृदय के समान कार्य करने वाले संरचना विकसित होना जरूरी है। तो दोस्तों ये चलते फिरते हैं, लेकिन अगर शारीरिक संरचना को देखिएगा दोस्तों तो इनके शारीरिक संरचना में उत्तक तो है, लेकिन अंग का क्या है? अब आइए दोस्तों शारीरिक संरचना की विशेषता को आप देखिए कि इन जीव, जितने भी जीव होते हैं दोस्तों, उसके शरीर से एकदम शरीर के अग्रभाग से लंबे लंबे इस तरह के स्ट्रक्चर निकले रहते हैं। ये हाइड्रा हो गया। एक ओरेलिया का हम फिगर बना रहे हैं, ओरेलिया का फिगर, ठीक है, ओरेलिया। ये क्या है दोस्तों? ओरेलिया है। ऐसे दिखते हैं समुद्र में, ठीक है, ओरेलिया। ये क्या है? ओरेलिया, ठीक है, ओरेलिया है, ओरेलिया। ये भी दोस्तों समुद्री है। वैसे भी आपको हम बता दिए हैं कि ओरेलिया, ओरेलिया। तो जितने भी जीव होते हैं ना सिलिंट्रेटा या निडेरिया फाइलम के, उसका विशेषता होता है कि उनके शरीर से लंबे लंबे स्ट्रक्चर निकलते हैं। ये वाला, इस स्ट्रक्चर का नाम जानते हैं क्या है? टेंटेकल्स। क्या है? या हिंदी में इसे स्पर्शक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो टेंटेकल्स, जिस तरह पोरीफेरा समुदाय के लिए ओस्टिया और ओस्कुलम एक विशेष संरचना थी, ठीक उसी तरह इसकी विशेष संरचना एक टेंटेकल्स है। टेंटेकल्स इन जीवों के शरीर के ऊपर में पाए जाने वाली लंबी लंबी संरचनाओं को कहते हैं, लंबी लंबी संरचनाओं को कहते हैं। और यही टेंटेकल्स की मदद से यह एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। टेंटेकल्स में गति होता है एक जगह से दूसरे जगह सीधे। और दोस्तों टेंटेकल्स से न सिर्फ यह गति करते हैं, बल्कि इस टेंटेकल्स के मदद से अपने भोजन को भी पकड़ते हैं। इस टेंटेकल्स के मदद से दोस्तों ये अपनी सुरक्षा भी करते हैं। यानी कि अंग एक काम अनेक, सलाइरिंच वाला काम करता है दोस्तों टेंटेकल्स, ठीक है। सलाइरिंच समझते हैं ना? हर नट बोल्ट पर फिट करिए, उसी तरह काम लाते हैं। टेंटेकल्स दोस्तों ये भोजन के पकड़ने में भी इस्तेमाल करते हैं, गति करने में भी इस्तेमाल करते हैं, और तो और अपनी सुरक्षा करने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो है ना मल्टी टैलेंटेड अंग। अंग नहीं, इसको उत्तक ही आप कही, क्योंकि अंग तो होते नहीं।
तो पोरीफेरा के शारीरिक विशेषता को समझे कि नहीं समझे? किसके मदद से चलते फिरते हैं? टेंटेकल्स के मदद से। अब आइए दोस्तों कि इनका भी शरीर जो है 2 स्तर का होता है। इनका भी शरीर कितने स्तर का? 2 स्तर का होता है। इनका भी शरीर कितने स्तर का? 2 स्तर का। और इनका शरीर दोस्तों आप पहले ही पढ़ चुके थे हाइड्रा के बारे में, क्या रेडियल सिमेट्री होता है। क्या होता है? रेडियल सिमेट्री होता है। क्या होता है? रेडियल सिमेट्री होता है, यानी आर्य सम्मित होता है। ठीक है, और ये सम्मित होता है। इससे पहले पोरीफेरा का भी शरीर कितने स्तर का था? लेकिन उसका बायलेटरल और कुछ एसिमेट्रिकल था। लेकिन सिलिंट्रेटा का शरीर क्या होता है? रेडियल सिमेट्री होता है। सिलिंट्रेटा का शरीर कैसा होता है दोस्तों? रेडियल सिमेट्री होता है। कैसा होता है? कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए कि आपसे अगर हम पूछे कि क्या सिलिंट्रेटा के बॉडी में देगवा उपस्थित है? नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, देगवा उसी जीव में होगा जिसका शरीर कितना लेयर का? 2 लेयर का होगा। कितने लेयर का? 2 लेयर का। आइए दोस्तों एक और खास विशेषता हम बताते हैं दोस्तों, एक और खास विशेषता कि इनके शरीर में दंश कोशिका पाई जाती है। दंश कोशिका पाई जाती है। दंश कोशिका को नाइडोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइडोब्लास्ट कहते हैं। दंश कोशिका को क्या कहते हैं? नाइडोब्लास्ट कहते हैं। दंश कोशिका को क्या कहते हैं? नाइडोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइडोब्लास्ट कहते हैं। अब दंश कोशिका क्या करता है? तो दोस्तों नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये काम क्या करेगा? डसने का काम करता है। जैसे एस्पिक्यूल्स था ना पोरीफेरा में। पोरीफेरा में क्या था? एस्पिक्यूल्स था। पोरीफेरा में क्या था? एस्पिक्यूल्स था। पोरीफेरा में क्या था दोस्तों? एस्पिक्यूल्स था। ठीक उसी तरह इसमें भी सुरक्षा के लिए क्या है? इससे पहले टेंटेकल्स तो है ही दोस्तों, दंश कोशिका है। तो दंश कोशिका एनिमल किंगडम में केवल सिलिंट्रेटा या निडेरिया में है। टेंटेकल्स नामक संरचना केवल सिलिंट्रेटा या निडेरिया में है। तो जिस तरह ओस्टिया और ओस्कुलम पोरीफेरा समुदाय के जीवों की एक विशेष गुण था, उसी तरह टेंटेकल्स का पाया जाना, दंश कोशिका का पाया जाना सिलिंट्रेटा या निडेरिया का एक विशेष विशेषता है। क्लियर हो गया? समझ गए? रिप्रोडक्शन सेम टू सेम, यानी जैसे पोरीफेरा में वैसे सिलिंट्रेटा, जैसे पोरीफेरा में वैसे सिलिंट्रेटा में। यानी कि ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किस विधि से? मुकुलन विधि से। सिलिंट्रेटा में भी ज्यादातर रिप्रोडक्शन किस विधि से? और धीरे धीरे अति प्रतिकूल परिस्थिति आने पर इसमें क्या होते हैं? और इनके भी जीव जो होते हैं दोस्तों बाइसेक्सुअल होते हैं। क्या होते हैं? यानी कि आप जान गए होंगे कि जो जीव निम्न स्तर के विकसित होते हैं, जो जीव निम्न स्तर के विकसित होते हैं वे बाइसेक्सुअल होते हैं। जो विकसित जीव होते हैं निश्चित ही वो यूनिसेक्सुअल होगा। जो विकसित जीव होते हैं दोस्तों वो निश्चित ही क्या होगा? क्लियर हो गया? सिलिंट्रेटा समझे? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है दोस्तों? नहीं तो एकदम लेकिन नाम में ही फंस गए। सबसे पहले आइए सिलिंट्रेटा के जीव, सिलिंट्रेटा फाइलम का दूसरा नाम क्या है? सिलिंट्रेटा फाइलम का दूसरा नाम क्या है? निडेरिया है। सारे के सारे सिलिंट्रेट जीव कहाँ रहते हैं? समुद्र में। अपवाद स्वरूप कुछ जीव जो है आपको मीठे जल में रहते हैं। रहने का तरीका पोरीफेरा से बिल्कुल अलग, अकेले अकेले या और खास गुण या पोरीफेरा के तरह चिपका नहीं हुआ, बल्कि पोरीफेरा के तुलना में इनका शरीर इतना विकसित हुआ है कि ये सेल से क्या बना लिए है। लेकिन फिर भी इसमें अंगों का अभाव है, अंगतंत्रों का अभाव है, ब्लड का अभाव है। इन जीव की खास विशेषता होती है कि इनमें दंश कोशिका और टेंटिकल्स पाया जाता है। इन सिलिंट्रेट जीवों की एक खास विशेषता होती है कि इसमें दंश कोशिका और
टेंटिकल्स पाया जाता है। पोरीफेरा के तरह इसका भी शरीर कितने स्तर का, पोरीफेरा के तरह इसका भी शरीर कितने स्तर का। लेकिन शारीरिक ढांचा के बारे में जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो शारीरिक ढांचा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। शारीरिक ढांचा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जीवों के बारे में एग्जाम्पल जो सिलिंड्रेट जीव का दिया हुआ है, पढ़िए तो। क्या, ओरेलिया, कोरल, परवाल, परवाल, परवाल जीव है, जीव। क्या, कोरल, परवाल को अंग्रेजी में कोरल कहते हैं, परवाल को अंग्रेजी में कोरल कहते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, सिलिंट्रेटा फाइलम के जीवों में कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती है जिसके कारण उसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक है, जैसे सिलिंट्रेटा का एक जीव ओरेलिया है। क्या है, ओरेलिया है। ओरेलिया का हम फिगर भी बनाए थे। ओरेलिया जब वयस्क होता है ना, ध्यान दीजिएगा कि ओरेलिया जब वयस्क होता है ना, तो उनका शरीर एकदम जेली के समान दिखाई पड़ता है। जेली, जेली वही बालों में लगाने वाला जेली टब नहीं होता जी। ठीक है, तो ओरेलिया जब वयस्क होता है ना, तो उनका शरीर जेली के समान दिखाई देने लगता है। अब देखिएगा, लगेगा जेल है, जेल, उसके शरीर पर पूरा एकदम जेल बिखरा पड़ा। इस तरह ओरेलिया समुद्र में दिखाई पड़ते, जिस कारण ओरेलिया को क्या कहा जाता है, जेली फिश कहा जाता है। एक होता है वास्तविक फिश जो हम खाते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपका वास्तविक मछली नहीं है, सिर्फ नाम में मछली लगा हुआ। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आता है कि कौन वास्तविक मछली है, तो ये जो जेली फिश है ये वास्तविक मछली नहीं है। ये जेली फिश किसको कहा जाता है, ओरेलिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, और जेली फिश ओरेलिया को इसलिए कहा जाता है कि ओरेलिया वयस्क होने के बाद इनका शरीर जेली के समान दिखाई पड़ते हैं। वयस्क होने के बाद इसका शरीर जेली के समान। एक दूसरा जीव है फाइसेलिया। क्या है, फाइसेलिया। यह भी आपको सिलिंट्रेट प्राणी है, ठीक है, निडेरिया फाइलम के जीव है। ध्यान दीजिए दोस्तों, फाइसेलिया, फाइसेलिया के शरीर जो है यह एकदम उल्टा जंगी जहाज के समान दिखाई पड़ता है। बहुत जोर से हंसी आ रहा, क्या दिक्कत है जी? ध्यान दीजिए, उल्टा जंगी जहाज देखे है ना, अजी जहाज देखे है, गंगा नदी वाला जहाज, ठीक है, नॉर्मल जहाज जिस पर इंजन लगे होते हैं, ठीक है, तो एकदम इस फाइसेलिया का जैसे हम नाव को उल्टा देंगे ना, उसी तरह दिखाई पड़ता है ये फाइसेलिया। यानी कि आप उल्टा जंगी जहाज नहीं समझ रहे हैं तो उल्टा नाव समझ रहे हैं ना, उसी के तरह ये दिखाई पड़ता है। इसलिए इसे पुर्तगाली युद्धपोत नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है, पुर्तगाली युद्धपोत। अब कहिएगा कि पुर्तगाली युद्धपोत पुर्तगाली ही है दोस्तों, कि जो सबसे पहले समुद्री यात्रा व्यापक स्तर पर शुरू किया था, पुर्तगाली युद्धपोत। यानी कि फाइसेलिया का शरीर, फाइसेलिया के शरीर को अगर हम दूर से देखें, दूर से, तो लगता है कोई नाव को उल्टा करके रख दिया है, जिसके कारण इसे पुर्तगाली यात्रियों के द्वारा एक नाम दिया गया, पुर्तगाली युद्धपोत, और तब से इसका नाम काफी प्रचलित हो गया। तो फाइसेलिया को क्या कहते हैं, ओरेलिया को क्या कहते हैं, जेलीफिश वास्तविक मछली, जेलीफिश सिलिंट्रेट प्राणी है, जेलीफिश सिलिंट्रेट प्राणी है। तीसरा आइए दोस्तों, हाइड्रा। हाइड्रा में तो गजब की विशेषता होती है। एक हम बात बताए थे रीजनरेशन वाला, और रीजनरेशन वाला बात आप समझे थे कि नहीं समझे थे?
कि जब जीव अपने आप विकसित होता है तो उसे क्या कहते हैं, सॉरी, जब जीवों के कटे फटे अंग अपने आप विकसित होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। तो हाइड्रा में भी रीजनरेशन पाया जाता है, यानी कि सिलिंड्रेट प्राणी में भी रीजनरेशन पाया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, हाइड्रा में एक विशेष परिस्थितियां है, ठीक है, कि हाइड्रा ये है, हाइड्रा ये ना हाइड्रा, आप क्या किए, हाइड्रा को काट दिए, यहां से क्या किए, काट दिए, यहां से क्या किए दोस्तों, काट दिए। अब यहां से काट दिए, ये अलग हो गया, फिर ये नया हाइड्रा बन के तैयार। अब फिर कहिएगा हम नहीं मानेंगे, फिर काटेंगे, ठीक है, ठीक है, फिर काट दीजिए, ठीक है, फिर आप नया हाइड्रा, आप काटते काटते थक जाइएगा, ये नया बनते बनते नहीं थकेगा। यानी कि हाइड्रा को आप जितने टुकड़ों में काटते जाइएगा, हर हाइड्रा के टुकड़ों से नया हाइड्रा बनते जाएगा। इसलिए कहा जाता कि हाइड्रा में अमरत्व का गुण मौजूद है, ये मरता ही कभी नहीं है, मरता तो है ही दोस्तों, लेकिन ये प्रवृत्ति जो इसमें है कि इसको हम काटते जाएंगे, इधर काटते जा रहे, उधर नया हाइड्रा बनते जा रहा, इस विशेष गुण के कारण हम हाइड्रा को अमरत्व के गुण वाले जीवों से संबंधित करते हैं। यानी एक ऐसा जीव जो अमर है, जो एक ऐसा जीव जो, और अमर ये वास्तविक में नहीं है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अमर रहता तो सब समुद्र हाइड्रे से भर जाता, तो वास्तव में ये अमर नहीं है। जो विशेषता हम बताए हैं, इस विशेषता के कारण हाइड्रा में अमृत का गुण पाया जाता है। तो पोरीफेरा से सिलिंड्रेटा तक की यात्रा कैसा लगा आपको? अब जाइए इससे रिलेटेड प्रश्नों को बनाइएगा। अगली यात्रा, अभी तक हम समुद्र में हैं दोस्तों, आइए अगले क्लास में दलदल में पहुंचेंगे और आगे की ओर देखेंगे। आइए दोस्तों प्रश्न बनाइएगा। अब सिलिंड्रेटा और पोरीफेरा का प्रश्न आपसे बनने लगेगा, ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों, ऑनलाइन वाले भाई सब कोई दिक्कत है तो एक के पूजा यादव, दीपक कुमार, निगम कुमार, अंकित, शिवानी, राहुल टिकरामपुर। आइए दोस्तों ऑनलाइन वाले, आवाज ठीक था, ओके। ये बोर्डों को बदल दीजिए, ये बोर्डों में लिखते हैं वहां लिखाता हूँ। चलिए रीचा आर्या जी बोलिए क्या दिक्कत है? चलिए बायोलॉजी में ये चैप्टर अगर आप समझ रहे हैं ना, आगे का चैप्टर फूक दीजिएगा, उड़ जाएगा। सबसे अल्टर पल्टर नाम वाला जो चैप्टर है ये, जैसे इतिहास में मुगल काल है अल्टर पल्टर नाम वाला, उसी तरह बायोलॉजी में ये बायोलॉजी का मुगल काल है। मनुष्य का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? साहीवाल एक कोशिका भी होता है। साहीवाल तो गाय की नस्ल है दोस्तों। ऑनलाइन ऑफलाइन फीस कितना है? अरे फीस बहुत कम है। उत्कर्ष सिंह, उत्कर्ष सोलंकी है। सियानिमोन क्या होता है? पीला। और मनुष्य का ब्लड बैंक, ओ पीला को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। उत्कर्ष सोलंकी क्या पूछ रहे हैं? ये क्या लिखा है? उत्कर्ष सोलंकी क्या लिख रहा है? सियानमोन क्या होता है?
सियानमोन क्या होता है? मनुष्य का ब्लड बैंक पिल्हा को कहा जाता है। ओके दोस्तों, उत्कर्ष सोलंकी, आपका प्रश्न हम समझ नहीं रहे हैं, आप व्हाट्सएप करिएगा। लगता है जो लिख रहे हैं वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। अदर बुक पढ़ना जरूरी है, पहले नोट पढ़िए दोस्तों। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।